नमस्कार दर्शकों, कोविड-19 कोरोना संक्रमण का अभी कोई भी स्तर से किसी भी तरह से जो संक्रमण है वो थमा नहीं है, बल्कि कई बार तो ये भी समझ में आता है कहीं ज़्यादा ही तेज़ी दिखाई देती है इसके संक्रमण में। समाज में कई लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको सुरक्षित रहना है। आपको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। हर तरह की जो संभव सेवा है वो कर रहा है, आपको जागरूक किया जा रहा है। और ऐसे पिछले दौर में ऐसे कई उदाहरण सामने आए जिन उदाहरणों को देखकर पुलिस के विशेष तौर से जो काम थे, पुलिस की जिस तरह से समाज में सेवा की भावना रही, जिस तरह से पुलिस ने कार्य किए, उन्हें देखकर उनके सम्मान में सिर झुकाने का मन करता है, उन्हें सैल्यूट करने का मन करता है। बहरहाल अनलॉक 2 शुरू हो चुका है। क्या व्यवस्था रहेगी अनलॉक 2 में, क्या सरकार ने तय किया है? क्योंकि एक तरफ कोरोना संक्रमण है, वहीं दूसरी तरफ सावन का पवित्र महीना है जब त्योहारों की शुरुआत होती है। इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बरेली जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेश कुमार पांडे जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कोविड-19 का जो दौर है, जो संक्रमण है, वो अभी थमा नहीं है। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास आप सब ने किए हैं, निसंदेह वो बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं और उन प्रयासों को आगे भी आप जारी रखे हुए हैं। अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। सावन का महीना भी चल रहा है जो कि त्योहारों का महीना कहा जाता है। कई धार्मिक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इस महीने में विशेष तौर से शिद्दत से होती है। तो क्या व्यवस्था रखेंगे इस बार? देखिए, अनलॉक 2 की शुरुआत 1 जुलाई से हुई है जी। और हम पिछले 4 महीनों में 3 लॉकडाउन, उसके बाद पहला अनलॉक और अब ये दूसरा अनलॉक शुरू हुआ है। जी। लॉकडाउन में सब चीज़ें प्रतिबंधित थीं। बीच में पहले लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ें छोड़ी गईं, तीसरे में फिर कुछ चीज़ें कुछ रियायतें दी गईं। अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हुई उसमें तमाम प्रतिबंध हटाए गए, लेकिन सब सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख के हटाए गए। ठीक उसी तरह से अनलॉक 2 की जो प्रक्रिया शुरू की गई उसमें भी सुरक्षा मानक वही रहेंगे, जैसे बिना मास्क के बाहर न निकलना जी। जब तक बहुत आवश्यक न हो घर से बाहर नहीं जाना। अनलॉक 1 तक 9 बजे से सुबह जो कर्फ्यू था उसको अब बढ़ा के 10 बजे से कर दिया है उन्होंने। 1 घंटे की ये छूट दी है। लेकिन अनलॉक 2 में जो प्रतिबंध पहले थे, जैसे स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब 31 जुलाई तक फिर बंद कर दिए गए हैं। जी। मॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, इस तरह के जो जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है वो भी बंद कर दिए हैं। लेकिन सामान्य कामकाज आज नहीं तो कल हमें शुरू करना है। बिल्कुल। उनको शुरू करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वो सरकार ने की हैं। जैसे छोटी जो उत्पादन केंद्र हैं, छोटे प्रोडक्शन जहाँ होता है, जहाँ मज़दूरों की आवश्यकता है, उन मज़दूरों को पूरे सुरक्षा मानकों के बाद अपनी अपनी इकाई में जाके छोटे छोटे उत्पादन शुरू करने की बात है। कृषि कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें छूट दी गई है जी। लेकिन हर जगह कहा यही गया है कि आप 2 गज की दूरी जो बहुत ज़रूरी है और मास्क उसका उपयोग करें, उसका उपयोग ज़रूर करें। जी। इस बार ये प्रतिबंध और लगाया है कि अगर आप बिना मास्क के चलेंगे तो कानूनी प्राविधानों के अनुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जी। जैसे 188 में आपके पास आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपदा के संबंध में जो हमारा कानून है उसके तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी। तो ये कंसेप्ट ये है कि अब हमें इसी कोरोना के साथ रहना है। इतना समय 3 महीने का, 4 महीने का था जिसमें जनता को जागरूक किया जा सका कि किस वजह से ये संक्रमण होता है, संक्रमण में क्या क्या दिक्कतें हैं, संक्रमण अगर हो जाए तो आपको अपना व्यवहार कैसे बदलना है। अब सबको पता है कि संक्रमण होते ही उसे कैसे कोविड के जो डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं वहाँ जाना है, कब आपका कोविड का टेस्ट होगा, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो लेवल 1 के हॉस्पिटल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उससे भी ज़्यादा ख़राब है तो वेंटिलेटर से सुविधा युक्त जो हॉस्पिटल हैं उनकी सूची सबके पास है। जी। कहने का आशय ये कि इतने अंतराल में
पब्लिक पूरी तरह से एजुकेट हो गई है। जी जी अब ये उसके ऊपर छोड़ दिया सरकार ने कि आप सारी सावधानी रखें, हम आपके लिए जो कर सकते हैं, ज़रूरी सेवाएं सब अब धीरे धीरे चल रही हैं। जो बहुत ज़रूरी कार्यालय थे पहले लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं खुले, जी दूसरे लॉकडाउन में कुछ प्रतिशत से खुले, अब उनको खोल दिया गया है। जी जी जो अब बहुत आवश्यक सेवाओं वाले जितने डिपार्टमेंट हैं, जैसे टेलीफोन है, आपका कम्युनिकेशन से संबंधित जो है, ये सब अब लगभग पूरे हो रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध वही वहाँ पर भी लागू होंगे। जी जी जनता को ये बात समझनी होगी कि ये संक्रमण काल अभी न ख़त्म हुआ है, न इतनी जल्दी ये कोरोना जाने वाला है। हमें उसी के साथ रहना है, उससे दूरी बना के रखना है, उसका उपचार हमें स्वयं करना है। अपने जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है उसको आप कैसे बढ़ावें। आयुष मंत्रालय बार बार टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपको बता रहा है कि आप क्या खाएं, क्या ना खाएं, और क्या खाने से आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। जी 10 वर्ष से कम बच्चों को तो कतई बाहर न निकालें, 65 साल से ऊपर के लोगों को बिल्कुल बाहर न निकालें। जी कोमॉर्बिडिटी का एक टर्म ले आए कि अगर किसी को पहले से कोई रोग है जी तो उसकी पूरी केयर करें, क्योंकि अगर वो कोरोना से संक्रमित होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी शायद इन्हीं कारणों से आप देख रहे हैं कि जो संक्रमण होने वालों की संख्या है, लगभग उतनी ही संख्या ऐसे लोगों की भी है जो संक्रमण होने के बाद ठीक हो गए, बिल्कुल बाहर आ गए, स्वस्थ होकर के अपने घर स्वस्थ पे होकर मौजूद अपने घर हैं। पहुँच जी गए। जी दूसरा प्रश्न आपने जो कहा सावन का, आप जानते हैं कि सावन में कांवड़ का बड़ा प्रचलन है। जी और इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस बार सभी स्तर से ये निवेदन किया गया है जनता के व्यक्तियों से कि संक्रमण को रोकने के लिए, संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इस संक्रमण से दूर रहने के लिए हम लोग अपने अपने शिवालयों में ही इस बार सावन में जल चढ़ाएं। जैसे इन 4 ज़िलों की बात मैं करूं, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत में, जी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते थे कछला घाट बदायूं, जी वहाँ नहाते थे, जल लेते थे और अपने शिवालयों में जाके वो जलाभिषेक करते थे। जी ऐसी यात्रा वो पैदल भी करते थे, कभी कभी ट्रैक्टर से और कभी कभी मोटरसाइकिल से। जी इस क्षेत्र में, रुहेलखंड के इस क्षेत्र में, सावन के सोमवार का बाकी जगहों की अपेक्षा बहुत महत्व है, जी क्योंकि छोटी दूरियां हैं। जी जैसे मुरादाबाद का आदमी है तो वो तो चला जाता है गढ़गंगा। जी हमारा जो क्षेत्र है वो यही है कैचमेंट एरिया, थोड़ा हरदोई और सीतापुर का इलाका, जी जी बाकी ये 4 जिले और लखीमपुर खीरी। इतने लोग पैदल भी और दूसरे साधन से भी पहुंच जाते हैं। शनिवार को जैसे पहुंच गए या इतवार की रात में पहुंच गए, जल लिया वहाँ से, और सोमवार को अपने अपने शिवालयों में सोमवार के सावन के सोमवार में जलाभिषेक कर देते हैं। जी जी इस बार सभी मंदिरों के, नाथ नगरी बरेली को कहते हैं, 7 नाथ मंदिर हैं यहाँ पर, उनमें सावन, पिछले साल मैं यहीं था, जी। सावन के सोमवार पे बहुत इतनी भीड़ होती है कि इसकी कल्पना से परे भीड़ होती है। जी बहुत बड़ी तादाद में बहुत श्रद्धालु बड़ी आते हैं। तादाद में श्रद्धालु आते हैं और सब वही कचला घाट से जल लेके आते हैं, जी और चढ़ाते हैं। सभी मंदिरों के जो पुजारी हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो उसके संरक्षक हैं, सब ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि आप लोग अपने अपने मोहल्ले के शिवालयों में, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, मास्क लगा के, आप वहाँ जल चढ़ा लें। कृपा करके इस बार कांवड़ लेकर आप जाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, संक्रमण की जो रफ्तार है इसको देखते हुए हमारे स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। मैं भी ऐसी तमाम मीटिंग्स में, हम, हमारे कमिश्नर, सभी ज़िलों के एसपी, डीएम, इन्होंने सबसे मिल के और उनसे अनुरोध किया है कि कृपा करके अपने अपने, क्योंकि हमारी बात अगर हम कहते हैं, प्रशासन के लोग अगर कहते हैं, तो उसमें 10 नुक्ताचीनी हो सकती है निकालते हैं। लेकिन जो धार्मिक गुरु हैं, जहाँ जिस देवस्थान पे लोग जाते हैं, उनके धार्मिक गुरुओं के प्रति उनकी आस्था ज़्यादा है। और धार्मिक गुरु जब उनको ये बात समझाते हैं कि क्यों इस समय आपका समूह में चलना ठीक नहीं है, क्यों इस समय आपका समूह में जल लेना और जल चढ़ाना ठीक नहीं है, तो उनकी बात ज़्यादा लोग मानते हैं।
तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का सावन हमारा सभी भक्त लोग, सभी श्रद्धालु लोग, जिनकी भी श्रद्धा है, जिनकी आस्था है, वो जल अपने अपने मोहल्ले के, अपने गांव के शिवालय में चढ़ाएंगे और इस तरह से इस महामारी के दौर में, इस राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आपदा के दौर में अपनी श्रद्धा को अपने अपने स्थानीय शिवालयों में और मंदिरों में उसको प्रकट करेंगे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी को सुरक्षित रहना है और सब सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। आस्था, परंपरा ये तभी चल पाएगी जब हमारा समाज बचा रहेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ भीड़ वाली स्थिति हो, जैसा कि आपने कहा, वहाँ लोग ना जाएं, चाहे वो फिर गंगा घाट हो या फिर कोई और धर्मस्थल ही क्यों ना हो। तो इस बार ये हम कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा जो है वो स्थगित रहेगी। जी बिल्कुल, कांवड़ यात्रा के स्थगित होने के संबंध में हमारे सभी धर्मगुरुओं ने कह दिया जी, शासन प्रशासन ने बता दिया। एक मीटिंग हुई थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोगों को भी शामिल किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, क्योंकि यही वो इलाका है जो कांवड़ के समय में सबसे ज़्यादा भीड़ जहाँ पर होती है। जी। और हरिद्वार से शुरू होता है जो उत्तराखंड में है, पूरा उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ से चल के लोग हरियाणा में प्रवेश करते हैं, वहाँ जो मंदिर है वहाँ जल चढ़ाते हैं जी। इन तीनों मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में ये तय किया गया कि इस राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए, इस अंतर्राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए इस बार यह कांवड़ यात्रा स्थगित की जाती है। जी, लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गाँव में, अपने शिवालयों में सावन के प्रति जो उनकी आस्था है उसको प्रकट करें, पूजा पाठ करें, जल चढ़ाएं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए आपके स्तर से, सरकार के स्तर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं और उन व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारे जो समाज के लोग हैं, विशेष तौर से जो भक्तजन हैं, सावन के महीने में जो भक्ति का एक सैलाब सा उमड़ता था, वो अब गंगा किनारे, गंगा के तटों पर ना जाकर अपने घरों में रहेगा, अपने मोहल्ले और अपने गांव के मंदिर तक सीमित रहेगा, क्योंकि सबको सुरक्षित रहना है। सर, अगर हम ये जानना चाहें कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए इस बार अनलॉक 2 में क्या क्या और व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोविड-19 का संक्रमण जो है वो रुका रहे, उसकी रोकथाम हो सके, उसके लिए क्या खास निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, निर्देश तो जैसा मैंने आपको बताया कि भीड़ भाड़ वाले कोई भी आयोजन जी, वो अभी भी जैसे पहले मना थे अब भी मना है। बस ये किया है उन्होंने कि शादी ब्याह के कार्यक्रम 50 जो मैक्सिमम आदमी है 50 व्यक्तियों के साथ, दोनों तरफ के जी जी, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के, यानी सावधानी पूर्वक जो सुरक्षा मानक हैं, कोविड से बचने के जो सुरक्षा के मानक तय किए गए हैं उसके साथ वो मना सकते हैं। ठीक इसी तरह से किसी की आपके परिवार में कोई दुखद समाचार है, लोग उसके अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उसमें भी यह संख्या सीमित कर दी गई है। अनलॉक 1 से इस बार जो कर्फ्यू का समय है, पहले 9 बजे से 5 बजे तक था, अब वो 10 बजे से 5 बजे तक का, यानी रात 10 बजे रात से में सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा। अच्छा, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, किसी तरह की सड़क पर आवाजाही नहीं होगी, सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, अस्पताल और दवा की दुकानों को छोड़ के बाकी सब कुछ बंद रहेगा। देखिए, पर्पज़ उसके पीछे ये है कि आपको जितना भीड़ से दूर रख सकें उतना दूर आप रहें स्वयं भी, और सरकार भी ये प्रयास करेगी कि आप, जैसे गाड़ियों का आवागमन अभी भी नहीं शुरू किया, जी जी, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं उनको भी नहीं शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अभी भी प्रतिबंधित किया गया है। तो कोशिश ये है कि न तो आप किसी को संक्रमण दें और ना आप किसी से संक्रमण लें। जी बिल्कुल। तो ये क्योंकि ये सब अनजाने में होता है, जी। भीड़ जहाँ होगी ये संक्रमण की दर वहीं ज़्यादा होगी। उसको रोकने के लिए इस बार और थोड़ी सी ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होना चाहिए। जी, किसी भी देश के प्रगति के आधार उसकी इकोनॉमी है जी, और अगर सारे कंस्ट्रक्शन के काम, सारे जो बाकी दीगर काम हैं जिनसे आपके सूचकांक नापे जाते हैं जी, उन सब काम का इकट्ठा तो शुरू करना ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनकी शुरुआत करने के बारे में भी तमाम आदेश निर्देश इस अनलॉक 2 में दिए गए हैं।
और जैसा मैंने आपको बताया कि खेती किसानी के सभी काम अब चूंकि धान की रोपाई का सीज़न चल रहा है जी उसमें बड़ी संख्या में लेबर की आवश्यकता है। जी बीज और धान के वो लोग लाए होंगे, उसका पौध बनाई होगी जी और फिर हर जगह उसको लगाने के लिए 4 से लेके और 10 लेबर तक की ज़रूरत है। जो अपने परिवार से पूरा कर लेते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं से लाना है तो वही मानकों को पूरा का पालन करते करते हुए जी और खेती किसानी का सब काम अलाउ पहले भी किया गया था, इस बार भी फिर से अलाउ किया गया है। इसी तरह छोटे मोटे और जो काम हैं, काम धंधे हैं, वो आदमी शुरू कर रहा है। छोटी छोटी जो पहले दुकानें बिल्कुल बंद थीं, सिर्फ आवश्यक सामग्री की दुकानें खुलती थीं, अब वो दुकानें भी छोटे छोटे सामान बेचने वाले जो दुकानें हैं वो अब खुल गई हैं। जैसे घड़ी के रिपेयर की दुकानें हैं, पहले बंद थीं, अब वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ बहुत वो अपने लिए जीविकोपार्जन के लिए उनका काम चलता था। और भी जो हार्डवेयर की दुकानें थीं जी वो भी धीरे धीरे खुल गई हैं। तो इस तरह से एक तरफ से सहूलियत और दूसरी तरफ से सुरक्षा, जी दोनों का सामंजस्य बिठाकर, ताकि हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे ही सही पटरी पर चलती रहे और हम सुरक्षित भी रहें, उनका समन्वय करके ये अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू की गई। जी, यानी सामाजिक गतिविधियां भी चालू रहें और लोग सुरक्षित भी रहें, जी। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। जी। जो अनलॉक 1 था सर, उसमें रोस्टर के तहत दुकानें खोलने की बात थी कि एक दिन अगर पूरब की दुकान खुलेगी तो अगले दिन पश्चिम की दुकान खुलेगी, इस तरह से था। तो क्या दुकान या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके खोलने के लिए इस बार भी रोस्टर की व्यवस्था रहेगी? देखिए, रोस्टर की व्यवस्था के बारे में जो केंद्र सरकार है उसने स्थानीय प्रशासन पे छोड़ दिया है। अब जैसे रोस्टर आप यहाँ शहर को अगर देख लें तो कुतुब खाना बहुत छोटी सी जगह है, दुकानें बहुत ज़्यादा हैं जी। यहाँ दोनों तरफ की दुकानें खोलने का मतलब कि सड़क पे चलने की जगह नहीं मिलेगी। जी जी। लोग एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ तो हर हाल में एक ही तरफ की दुकान तब भी खुलती थी और अब भी खुलेगी जी। लेकिन जहाँ दुकानों की संख्या बहुत कम है वहाँ स्थानीय रूप से अगर दोनों तरफ की दुकानें खोल देंगे, ये सिस्टम स्थानीय प्रशासन को लागू करना है। अच्छा। उसके दिमाग में ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा एक साथ एक जगह पर इकट्ठा न हो। लोग अपनी ज़रूरत का सामान भी लेने जा रहे हैं, तो आज की तारीख में तो एक पटरी की दुकान खोलना एक दिन और दूसरी पटरी की दुकान खोलना दूसरे दिन, ये हमारे चारों ज़िलों में लागू है। जी। लेकिन जहाँ इस तरह की समस्या नहीं है, बहुत छोटे छोटे कस्बों में कुछ दुकानें हैं जी, तो वो अगर इधर उधर दोनों तरफ खुली रहेंगी तो उन्हें कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। जी जी। क्योंकि अनलॉक 2 है और अनलॉक 2 में अगर कोई मास्क के साथ नहीं दिखाई देता है जो कहीं जा रहा है या किसी भी तरह से जो नियम बताए गए हैं उनका अनुपालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। क्या प्रावधान है? देखिए, प्राविधान, सबसे बड़ा प्राविधान अपनी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ये है कि आप मास्क लगा के चलें। जी। अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो आप ये समझिए कि आपके विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई है वो आईपीसी के 188 भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के बीच में जो भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे जो प्रतिबंधित किया गया है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके विरुद्ध इस बार इसको कि आप सुरक्षा मानकों का पालन करें। जी। जैसे एक वाहन में जितनी उसकी सीटिंग कैपेसिटी है उससे अगर एक भी आदमी ज़्यादा है तो उसके विरुद्ध ये दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी जी। 2 आदमियों का अगर दोपहिया वाहन है, आगे पीछे बैठा हुआ, उसमें अगर आपने 3 बिठाया तो एमबी एक्ट की तहत तो चालान होगा ही होगा, लेकिन धारा 188 हाँ 188 का भी होगा और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी। ये आपको ये एहसास कराने के लिए कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से ये प्राविधान इसका इस बार स्टिक, जैसे इस बार अभी राष्ट्र के नाम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट बताया था कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किसी कार्यक्रम में बिना मास्क के कहीं वो अपीयर हुए थे, उन्हें 13,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा था। कहने का आशय ये था कि साहब कोई भी हो लेकिन आपको मास्क लगाना आवश्यक है,
सार्वजनिक रूप से अगर आप निकल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो मास्क का प्रयोग करें। अगर नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का भी प्राविधान है। जी जी जी, पर्पस यही है, उद्देश्य यही है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे, और जो सरकार के द्वारा सुझाए हुए नियमों का अनुपालन करेगा तो यह तो तय है कि वो सुरक्षित रहेगा, अपने समाज को भी सुरक्षित रख पाएगा। चाहे फिर पूजा की बात हो, चाहे फिर किसी सामाजिक स्थान पर जाने की बात हो, या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करने की, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की बात हो। सर, आपने बताया कि जो रेल यातायात है या जो बस यात्राएं हैं, हवाई यात्राएं हैं, उनमें भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर हम बस यात्रा के विषय में जानना चाहें या रेल यात्रा के विषय में जानना चाहें, तो रेल यात्रियों के लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस को क्या निर्देश जारी किए गए हैं? जो बसें हैं, जहाँ एक और सरकारी व्यवस्था है बसों के संचालन की, वही निजी क्षेत्र की बसें भी चलती हैं, उनमें भी यात्री सफ़र करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि व्यावसायिक वाहन चला करके यात्रियों को इधर से उधर ले जाते हैं, क्या कोई खास निर्देश? देखिए, निर्देश तो यही है कि जो अगर उसकी कैपेसिटी 45 की है जी, तो आधी कैपेसिटी में चलेंगे जी। आधी कैपेसिटी का आशय ये है कि एक सीट छोड़ के बैठेंगे ताकि उनके बीच में दूरी बनी रहे। रेल को तो बिल्कुल मना किया गया है, केवल जो स्पेशल ट्रेनें हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वही चलेंगी। खासकर श्रमिक स्पेशल इस समय चल रही हैं, जो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, पहले तो श्रमिकों का वहाँ से माइग्रेट करना था, वहाँ से वो निकल रहे थे। अब देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ श्रमिकों की बहुत आवश्यकता है, उन श्रमिकों को उस राज्य तक पहुँचाने के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। देखिए, कुल पर्पज़ ये है कि बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे वो रेल से हो, चाहे ट्रेन से हो, चाहे अपने निजी 4 पहिया वाहन से हो, एक साथ एक जगह ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों ताकि संक्रमण को बचाया जा सके। जी जी, चूँकि हमारा समाज सभी की जिम्मेदारी है इसको सुरक्षित रखना, हमें सबको सुरक्षित रहना भी है। अंत में क्या ख़ास संदेश है आपका हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो नियमों का अनुपालन करते हुए खुद को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें? क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, दर्शकों से यही अनुरोध है कि अनलॉक की प्रक्रिया ज़रूर शुरू हुई है, लेकिन लॉकडाउन के कुछ प्रतिबंध अभी भी चल रहे हैं। जैसे रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रत्येक दिशा में सारी चीज़ें बंद रहेंगी। कर्फ्यू की संज्ञा जिसे दी गई है, कृपया इसमें बाहर न निकलें। दूसरा, कुछ एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए रोजी रोटी के कुछ साधन सरकार ने कहे हैं कि ये आप छोटी छोटी दुकानें हैं उनको आप खोल सकते हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करें। आप जब भी बाहर निकलें, आप मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के कतई बाहर न निकलें, और बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। 10 वर्ष से कम की आयु के बच्चे कतई बाहर न निकलें, 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध कतई बाहर न निकलें, क्योंकि संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। संक्रमण के ख़त्म होने में बहुत समय लगेगा। हमें इसी संक्रमण के साथ जीना है। सुरक्षा और सुरक्षा मानकों का पालन करना हमारा अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। इसे हमें पालन करना चाहिए। दूसरी बात, आप सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि ये सावन का महीना 6 तारीख से शुरू हो जाएगा। सावन बहुत ही पवित्र महीना माना गया है, और इस महीने में सोमवार के दिन जो शिवलिंग हैं उस पे लोग गंगा जी से जल लाकर चढ़ाया करते हैं। ऐसी प्रथा सदियों से चली आई है। इस बार चूँकि भीड़ को हमें रोकना है, तो प्रत्येक दिशा में यह कार्यक्रम आप अपनी श्रद्धानुसार अपने मोहल्ले के, अपने गांव के शिवालयों में जाकर श्रद्धापूर्वक उन पे जल चढ़ाएं। लेकिन किसी भी कीमत में ये कांवड़ लेके, भीड़ भाड़ लेकर, जुलूस जैसा शक्ल बना के, जो हमेशा जो पिछले साल से तक हुआ है, उसे इस बार न रखें, क्योंकि यह यात्रा इस वर्ष स्थगित कर दी गई है। तो आप सबसे फिर से विनम्र प्रार्थना है कि प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। आप इस बार सावन के महीने में जो भी धार्मिक कार्यकलाप करते हैं, वो जो करते आए हैं, वो अपने शिवालयों में, मोहल्ले के, गांव के शिवालयों में श्रद्धापूर्वक मनाएं, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर। कभी भी 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा न हो, बिना मास्क के आप किसी भी धर्मस्थल पर न जाएं। तो दर्शकों, आपकी सुरक्षा न सिर्फ प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है, बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी है। और जो भी बातें
बताई जाती हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, वो पूरे समाज की सुरक्षा के लिए हैं। आप सबको सुरक्षित रहना है, आप सबको सुरक्षित रखना है, बस यही सरकार का उद्देश्य है, सरकार का लक्ष्य है, और इसी उद्देश्य से अनलॉक 2 की शुरुआत की गई है। आप सुरक्षित रहें, ऐसी हमारी भी कामना है। डीआईजी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए, कानून व्यवस्था के विषय में बताया, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनके विषय में जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।